भारत में एजुकेशन सिस्टम को प्री स्कूल से लेकर पीएचडी तक पूरी तरह से मॉडर्न बनाने तथा भारतीय शिक्षा प्रणाली में भारतीय मूल्यों को जोड़ने या उन्हें शामिल करने के लिए साल 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी की गई थी। और उसके बाद कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसको अपनाया भी, कुछ ने अभी नहीं अपनाया है। उनमें उदाहरण है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल। हाल ही में दिल्ली सरकार ने यह घोषणा की है कि अगले वर्ष से यानी कि जो 2026 में नामांकन होगा उस वर्ष से न्यू एजुकेशन पॉलिसी दिल्ली में लागू हो जाएगी और 2027-28 वाले सेशन में ये पॉलिसी कंप्लीटली लागू हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशि रंजन और आप जुड़ गए हैं न्यूज एनालिसिस विद शशि रंजन से। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है और दिल्ली सरकार के इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपनाने से दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि 2026 वाले सेशन में यानी कि जो अगले साल जिन बच्चों का एडमिशन होना है उनके लिए ये लागू हो जाएगा। तो दरअसल नर्सरी में एडमिशन तो पहले भी 3+ वालों को होता था और अभी भी होगा। तो चेंज क्या हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उसमें यह है कि अब जो बच्चे क्लास 1 में जाएंगे, क्लास 1 के लिए कि जो बच्चे क्लास 1 में जाएंगे उनके लिए रूल चेंज हुआ है कि जो क्लास 1 में जाएंगे वो 6+ वाले होंगे। पहले क्या था, 3+ वाले बच्चे नर्सरी, 4+ वाले बच्चे केजी और 5+ वाले बच्चे क्लास 1 में चले जाते थे। अब बच्चों को 3 साल प्री स्कूल में बिताना होगा या फिर आंगनबाड़ी में पढ़ना होगा। प्री स्कूल का यहाँ पे जो आधिकारिक नाम रखा गया है बाल बाटिका। बाल बाटिका 1, 2 और 3 यानी कि अब जो बच्चे इस अगले सेशन से जिनका नामांकन होगा उनको बाल बाटिका 1 यानी कि नर्सरी, बाल बाटिका 2 यानी कि लोअर केजी और बाल बाटिका 3 यानी कि अपर केजी, यानी कि 3 साल प्री स्कूल में उनको बिताना होगा। फिर जब वो 6+ हो जाएंगे तो वो बच्चे क्लास 1 के लिए एलिजिबल होंगे। आज भी देश के केंद्रीय विद्यालयों में लगभग 6+ वालों को ही एंट्री मिलती है यानी कि क्लास 1 में हो जाते हैं। 5+ वालों को वो लोग एडमिशन नहीं लेते हैं। दिल्ली में अब इसके पहले जो एडमिशन हो चुके हैं यानी कि जिनका एडमिशन 2025 में हुआ है उन पे ये नियम लागू नहीं होगा। उनका जैसे वो 5+ में जाएंगे वो चले जाएंगे क्लास 1 में, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बाकी जो चीजें हैं वो उन पे लागू होंगी। उनका क्लास 1 में 5+ में जाना नहीं रोका जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था दिल्ली सरकार का जो घोषणा है दिल्ली सरकार की उसके बारे में। तो कुल मिला के क्लास 1 में अब जो बच्चे जाएंगे 2027-28 से वो 6+ वाले होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बार जान लेते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू हुई इसके पहले का इतिहास क्या है एजुकेशन पॉलिसी को लेके। तो साल 1968 में इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। उस टाइम पे डॉक्टर DS कोठारी के नेतृत्व में एक शिक्षा समिति का गठन हुआ था और इस समिति की सिफारिश पे पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई थी। उसमें क्या था कि नॉर्मली संस्कृत पे भी फोकस किया गया और साथ में शिक्षा को जो हम औपनिवेशिक कहें कि भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी उसके बाद से शिक्षा व्यवस्था में बहुत ज्यादा आमूलचूल सुधार नहीं हुआ था। तो इस समिति ने यानी DS कोठारी समिति ने शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से एक तरह से कहें अत्याधुनिक बनाने और औपनिवेशिक मानसिकता से शिक्षकों को भी और पढ़ाने के तरीकों को भी पूरी तरह से दूर करने के लिए एक नया एजुकेशन पॉलिसी लाया था जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा जाता है। इसमें क्लास 1 से लेके ग्रेजुएशन तक के हर चीजों को कवर किया गया था ताकि शिक्षा व्यवस्था में मूलभूत सुधार हो। उसके बाद साल 1986 में जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लागू हुई, इसके पहले हम लोग वाले सेशन में ये वाली एजुकेशन पॉलिसी लागू थी। इसको गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था, इसके लिए कोई कमेटी गठित नहीं की गई थी। हालांकि 1992 में इसका रिव्यू हुआ, फिर 2012 में हुआ, प्लान ऑफ एक्शन लागू हुआ 92 में और 2012 में ICT का समावेश किया गया यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। इसको अभी रहने देते हैं। 1986 वाली जो शिक्षा नीति थी वो अभी चल रही थी। तो उसमें क्या था जो हम अभी देखते हैं ना 10+2+3 वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न यानी कि 10 साल आप मैट्रिक का जो 10th करेंगे वो 10 साल का, 2 साल आपका इंटरमीडिएट वाला और 3 साल आपका ग्रेजुएशन वाला, ये पैटर्न चला आ रहा था। अब जो नया पैटर्न होगा उसमें 5+3+3+4 का प्रोविजन है। ये मैं आता हूं इस पे। तो 1986 वाली जो नीति थी उसमें मुख्य रूप से इस पे बल दिया गया था इस वाले पैटर्न पे
और इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसे कई सी चीजें चलाई गई ताकि शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल सुधार हो। लेकिन अभी भी शिक्षा व्यवस्था में कई चीजें को सुधारना था और साथ में शिक्षा को या कहें कि जो स्कूली सिस्टम की जो शिक्षा पद्धति है उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बनाने के लिए अभी कुछ कदम उठाए जाने थे। तो वर्तमान सरकार ने यानी कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है उन्होंने 2020 में एक कमेटी गठित की थी डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की। तो उनकी जो रिपोर्ट आई तो उसके बाद 2020 में ही यह नीति जारी कर दी गई और ये रिपोर्ट SDG 4 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो चौथा लक्ष्य है, टारगेट है, उसके अलाइनमेंट में है, उससे मिलता जुलता है ताकि सरकार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो चीज प्रावधान किया गया है उसको भी भारत में लागू किया। साथ में इसमें पूरा कोशिश किया गया है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो भी है शिक्षा के वो सब भारत में रहे। तो कुल मिला के अब जो नई शिक्षा नीति है अगर धीरे धीरे अगर सारे स्टेट्स में यूनियन टेरिटरी में लागू हो जाती है तो अब ये रहेगा कि ये शिक्षा व्यवस्था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो जाएगी। इसमें जो प्रोविजन है वो है अब 5+3+3+4 मतलब ये है कि बच्चों को शुरू में क्लास 1 से लेके 12 तक ये वाला स्ट्रक्चर पालन करना होगा और उसके बाद ग्रेजुएशन का अलग है, वो मैं आगे बता रहा हूं। फिर मास्टर डिग्री या फिर PhD का अलग प्रोविजन किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो मेन चीज है दोस्तों वो ये है कि क्लास 9 के बाद इवन ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री तक लिए जो आप करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें भी स्ट्रीम्स यानी कोई जो स्पेशल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई कह रहा है 10+2 में कि वो PCM ले रहा है, वो ग्रेजुएशन में आया वो कह रहा है मैं आर्ट्स ले रहा हूँ, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में गया कह रहा है कि मैं हिंदी से ऑनर्स करना MA करना चाहता हूँ, तो वो चीज अब खत्म हो जाएगी। इसमें स्ट्रीम्स का बहुत ज्यादा महत्व नहीं रहेगा, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स की बात की गई है। चलिए बढ़ते हैं अब इसके अगले पक्ष पे। दोस्तों अगले पक्ष पे जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर करिएगा। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 इसमें टोटल 4 स्टेज की बात की गई है शुरुआती चरण के लिए, जो स्कूली शिक्षा होती है उसके लिए। उसमें है पहला चरण फाउंडेशन का। फाउंडेशन का मतलब यह है कि जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं प्री स्कूल से लेके क्लास 1 और 2 तक, तो उसको फाउंडेशन स्टेज माना गया। इसमें यह रखा गया है कि बच्चे जो हैं एक्टिविटीज पे फोकस करें, लर्निंग आउटकम पे ज्यादा वहां पे रट्टा मार और पढ़ाई वाला काम ना हो, उनको बोरा जो कहते हैं हम जो बैग भारी भारी लेके जाते हैं वो चीज ना हो, सिंपल वो जाएं स्कूल और सीख के आए, है ना, देखें सीख के आए, एक्टिविटीज करें सीख के आए, तो उस पे फोकस है। इसमें जो शुरू का 3 साल होता है जिसको हम प्री स्कूल वाला कहते हैं या फिर आंगनबाड़ी में जो बच्चे जाते हैं, तो वो शुरू का 3 साल इनको प्री स्कूल में रहना पड़ेगा। इसी में नर्सरी, LKG और UKG की बात की गई है। ठीक है, ये है 3 साल वाला। अब जो बच्चा 3+ रहेगा फिर 4+ में जाएगा तो KG में आएगा और UKG में 5+ में। अब जब वो 6+ में आ जाएगा तो क्लास 1 में आएगा, ये चीज है। तो ये 2 साल का रखा गया है क्लास 1 के लिए और क्लास 2 के लिए, यानी कि 6+ और 7, यानी कि बच्चा जब 7+ है और 8 से कम का है तो वो पूरा फाउंडेशन वाले स्टेज में रहेगा। और इसमें पूरे चरण में बच्चों को एक तरह से कहें होमवर्क वाले पे फोकस पे कम करके उनके एक्टिविटीज पे फोकस करना, ताकि वो चीजों को देख के अपना कंसेप्ट बिल्ड करें और क्रिटिकल थिंकिंग की जो आगे बात की गई उसकी शुरुआत यहीं से हो जाए। अब आते हैं दूसरे चरण पे। दूसरे चरण का नाम है प्रिपरेटरी स्टेज, यानी कि ये जो बाकी के 2 चरण हैं इनके लिए बच्चों को तैयार करना। इसमें अब जब बच्चे आएंगे क्लास 3, 4 और 5 वाले, ये 3 साल का है, इसमें साइंस, मैथ, आर्ट्स ये सब पढ़ाया जाएगा। साथ में बच्चों को कंसेप्ट डेवलप करने के लिए और उनको एक्सपेरिमेंट बेस्ड पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कुल मिला के स्कूलों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वो अपने टीचर्स के लिए ट्रेनिंग की पूरी व्यवस्था करें। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी स्कूल हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स जो स्कूल हैं वहां पे भी, चूंकि अब जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये वाली थी 1986 या फिर जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इन दोनों में टीचर्स ट्रेनिंग की भी बात की गई है, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की गई है, पूरा अलग अलग लिस्ट है इसमें कि क्या क्या होना चाहिए। तो बिना रूट लेवल पे इसको कौन लागू करता है? टीचर्स ही लागू करते हैं। तो उसमें क्या होगा कि टीचर्स के लिए भी एक तरह से कहें फोकस किया गया कि इनका भी प्रॉपर ट्रेनिंग हो। अगर किसी टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं हुई है तो उनके लिए अलग से ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। तो प्रिपरेटरी स्टेज में टीचर्स का जो मेन काम रहेगा वो एक्सपेरिमेंट वाले आधार पर है कि एक्सपेरिमेंट से बच्चे सीखें, है ना, और जो सब्जेक्ट्स हैं साइंस, आर्ट, मैथ्स वाले ये सब शुरू हो जाएंगे यहां से। अब ये जो स्टेज है इसमें
पहले स्टेज में मातृभाषा पे, यानी कि जो भी आपकी मातृभाषा है, बच्चे की मातृभाषा है, जैसे कि बंगाली है, तमिल है, तेलुगु है, तो उसमें उसको फोकस किया गया। फिर क्लास 5 तक कंप्लीटली कहा गया कि आप मातृभाषा पे फोकस रखें। उसके बाद ये आया है कि इसमें त्रिभाषा फॉर्मूला को भी लागू किया। आप हिंदी, इंग्लिश और अपनी मातृभाषा के अलावा इंग्लिश में पढ़ें और साथ में आप एक कोई इंडियन लैंग्वेज भी रखें। इसीलिए 3 स्टेट्स ने विरोध भी किया था कि आप हम पे हिंदी थोप रहे हैं, जिसमें तमिलनाडु, केरला और पश्चिम बंगाल का उदाहरण था। दरअसल इसमें हिंदी थोपने की बात नहीं, कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज, आप तमिलनाडु में आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो आप तमिल में उनको सिखाइए, मातृभाषा में इंग्लिश में पढ़ाइए, आप मराठी पढ़ा दीजिए, उनको क्या दिक्कत है। हिंदी कौन कह रहा है कि हिंदी ही पढ़ाइए? हिंदी एक ऑप्शन है कि आप हिंदी में पढ़ा सकते हैं, कंपल्सरी नहीं कि हिंदी में उनको लिए हिंदी में ही पढ़ना है या हिंदी उनको रखना ही रखना है। तो ये थी मातृभाषा की। इसके बाद आते हैं मिडिल स्टेज वाला। मिडिल स्टेज में ये भी 3 साल का है, इसमें कक्षा 6, 7 और 8। यहीं पे आता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो मेन चीज है, वो दिखता है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और इसमें भी। इसमें एक्सपेरिमेंट, इसमें एक्टिविटीज की बात की गई है और यहाँ पे अब आते हैं तो स्किल डेवलपमेंट में। कक्षाएं 1 से 10 तो पहले भी जारी रही थी, अभी भी जारी है। फर्क यही है कि पहले रट्टा मार वाले पे फोकस था, अब एक्टिविटीज, फिर एक्सपेरिमेंट, अब आ गया स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट 6ठा, 7वां, 8वां, यानी कि जब बच्चा 6 में जाएगा, 7 में जाएगा, 8 में जाएगा, तो उसको स्किल डेवलपमेंट की भी अलग अलग चीजें सिखाई जाएंगी। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कमजोर आर्थिक घराने से, घर से आ रहा है, तो उसके साथ क्या होगा, वो अपने परिवार में भी मदद करने की सोचेगा। कई बार कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको छोटे में ही उनके परिवार के देखरेख की जिम्मेदारी आती है। ऐसे बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है, जैसे कि उनको इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग देना, उनको बढ़ईगिरी की ट्रेनिंग देना, कुछ मान लीजिए कुछ बुक्स बाइंडिंग या कुछ ही तरह की जो ऐसी चीजें जो बच्चे कर सकते हैं इजिली, उसके लिए उनको ट्रेंड करना है, उनमें स्किल डेवलप करना, ताकि वो बंधुआ मजदूरी टाइप के मजदूर न बन के रह जाए। तो ये चीज है मिडिल स्टेज के लिए। इसमें ये चीजें जारी रहेंगी, साइंस, मैथ, आर्ट, ये तीनों चीज जारी रहेगा, साथ में जुड़ेगा स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट की शुरुआत हो रही है 6ठा से लेके 8वां तक, ये आगे भी रहेगा। साथ में अब जब सेकेंडरी स्टेज, यानी जो चौथा स्टेज है उसका नाम है सेकेंडरी। हम अभी भी पढ़ते हैं ना सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, 9th, 10th, 11th, 12th, तो वो वाला चीज अभी भी जारी रहेगा। कई लोगों को कंफ्यूजन था कि बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, बोर्ड एग्जाम्स चलेंगे। 10th का भी बोर्ड एग्जाम होगा, 12th का भी बोर्ड एग्जाम होगा। अब फर्क यह है कि इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी या फिर मल्टीपल सब्जेक्ट्स का प्रावधान किया गया है। कुल मिला के जो पहले था कि बच्चा 10th के बाद गया, 10th तक तो अमूमन पहले सारे सब्जेक्ट पढ़ते ही थे बच्चे, 10th के बाद जब वो 11th में गया तो वो अमूमन या तो पीसीएम ले रहा है, या कॉमर्स ले रहा है, या फिर आर्ट्स ले रहा है। तो उसमें क्या होता था कि जो पीसीएम ले रहे हैं वो बच्चे हिस्ट्री पढ़ने से अमूमन चूक जाते थे, अगर उनको म्यूजिक पढ़ना है तो वो उससे चूक जाते थे। जो कॉमर्स लिया वो कैसे फिजिक्स पढ़ेगा। लेकिन अब क्या है, ये वाला स्ट्रीम्स का जो बात है ना, अलग अलग सब्जेक्ट लेने की, वो जो कंपल्सरी था पहले वो अब खत्म कर दिया गया। अब मल्टी डिसिप्लिनरी कई सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं। तो ये है इसमें प्रोविजन। साथ में सेमेस्टर एग्जाम की बात की गई है। जैसे 10th का बोर्ड एग्जाम होगा तो वो 2 चरण में होगा। पहला चरण में कुछ और प्रोविजन है, दूसरे में अलग है। बच्चों को दोनों चरण में अपीयर होना है, सबके लिए अलग अलग मार्क्स टाइप के प्रोविजन हैं। फिर जो 12th वाला होगा वो भी 2 चरण में होगा। ऐसे करके बच्चे सेकेंडरी करेंगे अपना सेकेंडरी स्टेज में, ठीक है। बोर्ड्स बने रहेंगे और शिक्षा व्यवस्था में पूरे चीजों के मूल्यांकन के लिए एक परख नाम का ये भी चलाया गया है। अब आते हैं ग्रेजुएशन पे। तो दोस्तों ग्रेजुएशन में वाले जो अभी जो सिस्टम चला रहा है, जो हम 1986 वाली शिक्षा नीति की बात कर रहे थे, 10+2+3, ये 3 वाला ही सिस्टम ग्रेजुएशन का है। यानी कि वर्तमान समय में अभी भी मैक्सिमम जगहों पे जहां पे एनईपी पूरी तरह से लागू नहीं हुई है, या फिर अगर ये लागू भी होगा तो समय लगेगा इंप्लीमेंट होने में, ग्रेजुअल तरीके से, अचानक तो लागू हो नहीं जाएगी ये चीजें। तो अभी तक जो हम लोग, जैसे मैं ही जो ग्रेजुएशन किया हूं, तो वो हमारा 3 साल वाला रहा है। हम 3 साल में ग्रेजुएशन किए, अगर 3 साल के पहले हमने छोड़ दिया ग्रेजुएशन, मान लिया किसी कारण हम नहीं किए होते, तो हमारी डिग्री नहीं मिलती, हमें कुछ नहीं मिलता उसमें। अब वो चीज खत्म कर दिया गया है। मान लीजिए ग्रेजुएशन में कोई बच्चा एक साल ही पढ़ा और 1 साल के बाद उसको आर्थिक तंगी आ गई, तो उसको 1 साल के बाद ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, एक तरह से कहें तो, कि आपने 1 साल, अब उसका जो सर्टिफिकेट कोई देखेगा, कहीं किसी पे जाएगा, कहीं पे भी आप जॉब इंटरव्यू वगैरह के लिए, तो वो सर्टिफिकेट उसका कहाएगा कि 1 ईयर, यानी उसके पास अगर सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन का तो ये माना जाएगा उसने बस 1 साल पढ़ा है। अगर वो चाहे 2 साल पढ़ के एग्जिट कर जाता है, मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस दिए गए इसमें। कई बार बच्चे आते हैं किसी कारण से, मान लीजिए वो 10th 12th कर लिया, प्रेशर में आ गया यहाँ करने के लिए, उसको जॉब करने का मन है, तो वो एग्जिट कर सकता है 1 साल करने के बाद, 2 साल करने के बाद। तो इसलिए मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन भी दिए गए हैं इसमें। तो मान लीजिए 2 साल बाद वो एग्जिट कर रहा है, तो उसको ग्रेजुएशन का डिप्लोमा मिलेगा, उसको सर्टिफिकेट ना मिलकर अब डिप्लोमा मिलेगा।
अगर उसने 3 साल कर लिया तो वो उसको डिग्री मिलेगी। अब ग्रेजुएशन की डिग्री, इसी डिग्री के आधार पे कोई भी गवर्नमेंट जॉब में वो अप्लाई कर सकता है। जैसे मान लीजिए अभी के डेट में आप जाएं कि एसएससी वगैरह जो ग्रेजुएट लेवल का है, या यूपीएससी का है, बैंक पीओ का है एग्जाम है, या फिर स्टेट पीसीएस का जो एग्जाम होता है, उन सब में नॉर्मली ग्रेजुएशन की डिग्री मांगे तो वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। जो चौथे साल में होगा, यहाँ पे रिसर्च की बात की गई है, कई जगहों पे ये भी चल रहा है कि हम चौथे साल में बीएड वगैरह बच्चों को कराएं, ताकि उनको ग्रेजुएशन के साथ साथ एक अलग टेक्निकल चीज भी मिल जाए, ताकि उनके लिए जॉब सिक्योरिटी बनी रहे। तो ये चीज है। साथ ही दोस्तों, इसमें मान लीजिए कि कोई 1 साल करके गया और वो 2 साल कहीं जाके जॉब कर लिया, अब वो वापस चाहता है कि वो फिर से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करे, तो उसके लिए ऑप्शन है कि वो एग्जिट कर गया तो वो इंटरव्यू करे, वो वापस आके शुरू से नहीं शुरू करेगा, फिर वो 2, 3 या चाहे तो 4 भी करे। ये चीज है ग्रेजुएशन के लिए। इसमें एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट की बात की गई है। एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट मतलब जो जो वो पढ़ा रहेगा उसको एक तरह से डिजिटल तरीके से स्टोर करके रखा जाएगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो उसके अगले चरण के एडमिशन के लिए। अब आते हैं मास्टर डिग्री पे। मास्टर डिग्री में क्या है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन का है उसमें 1 या 2 साल का है। जो बच्चा 4 साल का रिसर्च करके आया है उसको अमूमन 1 साल में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। अगर वो 3 साल के बाद इधर आता है तो उसको फिर 2 साल करना पड़ेगा पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर उसको डिग्री मिलेगी। एमफिल जो वर्तमान एनईपी है उसमें एमफिल की डिग्री को खत्म कर दिया गया। अब एमफिल की पढ़ाई नहीं होगी नया सेशन, मतलब अब जो नया सेशन हो रहा है नॉर्मली एमफिल की पढ़ाई नहीं हो रही है। कोई पहले से एमफिल कर रखा है उसकी डिग्री मान्य होगी, बट अब ये नहीं होगा। अब आते हैं पीएचडी पे। पीएचडी अब 4 साल का होगा। साथ में पीएचडी पे ये कहा गया कि आप फोकस रखें कि आपकी जो पढ़ाई है बेसिकली उसमें शोध हो, गुणवत्ता हो। ये सब था एनईपी के बारे में बेसिक चीजें। इसका जो एनईपी में अब जो मैंने कहा अब तक, तो 10th के बाद यानी 11th 12th से लेके ग्रेजुएशन या आप कहें पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो सबसे अच्छी चीज है एनईपी 2020 में, वो ये है कि मल्टी डिसिप्लिनरी बना दिया गया। अब स्टूडेंट जो है 11th का है, मान लीजिए हम लोग जब 10th करते हैं, नॉर्मली कोई बच्चा 10th करता है तो उसको या तो पीसीएम या बायो या फिर आर्ट्स चयन करना पड़ता है। अब वो कुछ भी पढ़ सकता है। कुछ भी का मतलब मान लीजिए वो बायो रखा तो एक सब्जेक्ट इकोनॉमी भी रख सकता है, ऐसा नहीं है। वो चाहे मैथ पढ़ना है मैथ भी रख सकता है, अगर उसको लगता है म्यूजिक पढ़ना है तो म्यूजिक भी रख सकता है ना। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के चयन की स्वतंत्रता रहेगी, बहुविषयक बनाया गया है इसको। ऐसे ही सेम ग्रेजुएशन में होगा। अगर कोई ग्रेजुएशन का बच्चा है, वो 4 साल का या 3 साल का ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो ऐसा नहीं है कि वो इकोनॉमी ऑनर्स में एडमिशन लिया तो केवल इकोनॉमी पढ़ेगा, या फिर उसके साथ जैसे अभी हिंदी और या फिर कोई और सब्जेक्ट पढ़ा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। उसको इकोनॉमी के साथ साथ वो चाह रहा है कि नहीं हमें म्यूजिक भी पढ़ना है तो म्यूजिक भी पढ़ सकता है। उसको लग रहा है कि हमें इंग्लिश भी पढ़ना है या फिर हमें लग रहा है मैथ भी पढ़ना है, तो वो अपने सब्जेक्ट का चयन करने के लिए वो स्वतंत्र होगा। ये इसलिए कहा था कि बहुविषयक एक तरह से इसको बनाया गया है स्टूडेंट्स के लिए चयन। सेम चीज पीजी में भी है, ठीक है। तो ये था एनईपी 2020 की जो मुख्य विशेषताएं थी वो। आइए दोस्तों इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, 2-4 मिनट उसमें भी लगेगा। 1968 में जब पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब पहली बार जारी की तो उसमें 6% जीडीपी की बात की गई थी कि जीडीपी का 6% कम से कम खर्च किया जाएगा। इसमें पहली बार संस्कृत भाषा पे जोर दिया गया। आईसीडीएस इसी योजना को जब आगे जारी रखा गया तो आईसीडीएस 1975 में स्टार्ट हुआ। आईसीडीएस मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसी के तहत आगे आंगनबाड़ी जो इसका ग्राउंड लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करने की संस्था है वो है आंगनबाड़ी, तो इस पे बल दिया गया। आंगनबाड़ी आज भी चल रहा है। आंगनबाड़ी का बेसिक काम क्या था, जो माताएं और जो बच्चे हैं 0 से 6 ईयर्स वाले उनके पोषण का ख्याल रखना। अब तो इनके ऊपर इतना वो है कि अब ये एजुकेशन भी का भी काम ये लोग आंगनबाड़ी में एजुकेशन जो प्री स्कूल का जो एजुकेशन है वो भी यहाँ पे अवेलेबल कराया जा रहा है। 1986 में जो एनईपी बना न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें SC ST वुमेन को शामिल करके स्पेशल फोकस रखा गया ताकि शिक्षा में समानता पर बल दिया जा सके। इसी के अलावा इसके एक और पॉइंट्स में आते हैं कि तो इसमें ना ओपन यूनिवर्सिटीज की बात की गई। सबसे पहले इग्नू की स्थापना हुई। आपको पता है इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी में जो बच्चे कॉलेज नहीं जा रहे हैं उनको मतलब डिस्टेंस लर्निंग के लिए कहे डिग्री लेने के लिए काफी अच्छा ये काफी बेहतर व्यवस्था की गई है इग्नू के तहत। ऐसे ही और भी ओपन यूनिवर्सिटीज की व्यवस्था की गई इसी दूसरे वाले राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई इसी में। अब आते हैं दोस्तों अगला कि हाँ एक और चीज रह गया था, आर्टिकल 14 आपको 45 आपको याद हो गया। डीपीएसपी का ये एक प्रावधान है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। उसमें ये कहा गया है ना 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए सरकार अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रोविजन करेगी।
तो जब आरटीई 2009 में बना था, आरटीई 2009 पारित हुआ था, तो उसमें आप देखेंगे तो आरटीई 2009 में ये कानूनी अधिकार बना दिया गया, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। तो वो इसका पालन 1968 में भी हुआ, इसका पालन यहाँ पे भी हुआ और एनईपी 2020 में भी हुआ। अब लेकिन 2009 में पहले ही इसको कानूनी अधिकार दे दिया गया था। अब एनईपी से जुड़े कुछ जो 2020 वाली नीति है, इससे जुड़ी कुछ फैक्ट्स को समझते हैं। इसमें ये कहा गया है, अब देखिए आपको पता होगा कि हायर एजुकेशन ही अब बेसिक मुद्दा रह गया है, क्योंकि जो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर 10th तक है तो बहुत बड़ा गवर्नमेंट के लिए अब चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट 100% साक्षरता जो हासिल होनी चाहिए थी जो बच्चों में, वो चीज हो गई है। क्लास 6 तक अमूमन स्कूल जाने वाले बच्चे लगभग 100% हैं, कुछ कुछ जगहों पे कुछ कुछ स्टेट में कम है, बट ऑलमोस्ट ये माना जा रहा है कि ये चीज जो स्कूली एजुकेशन वाला लक्ष्य है वो सरकार हासिल कर चुकी है। तो अब सरकार इस वाले पॉलिसी में हायर एजुकेशन पे बल दे रही है, यानी उच्चतर शिक्षा पे। सरकार का कहना है कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, यानी कि जो बच्चे 12th करने के बाद जो एग्जाम ग्रेजुएशन में आगे पढ़ाई जारी नहीं रखते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने प्लान भी बनाया है, कई सारे स्कीम्स भी लॉन्च किए हैं। तो सरकार का टारगेट है 2035 तक कम से कम 50% बच्चा का एनरोलमेंट हो हायर एजुकेशन में, यानी कि जो 12th करके आगे जा रहे हैं वो कम से कम 50% बच्चे आए और ग्रेजुएशन करें। इसी तरह से एक उच्चतर शिक्षा आयोग की बात की गई है इसमें, कि वो आयोग रहेगा और सब उच्चतर शिक्षा पे निगरानी रखेगा। ऐसे ही इसमें अनुसंधान एवं विकास पे भी फोकस किया गया है नए वाली नीति में। इसी में भी पुराने की तरह जीडीपी के 6% तक टोटल खर्च करने की बात की गई है। संयोग से आज भी 4-3.5-4% के अराउंड ही खर्च होता है शिक्षा पे। तो ये एक मेजर इसमें भी है, खासकर जो वर्तमान सरकार का बल है कि ये है हम हेल्थ और एजुकेशन पे बढ़ाएंगे जीडीपी का खर्चा। तो लगभग मान के चलेगा 6% हो गया, तो शिक्षा व्यवस्था में ठीक ठाक यानी आमूलचूल बदलाव देखने को मिलेगा। प्री स्कूल की बात करें तो जो पहले था कि आंगनबाड़ी वगैरह ये सब चल रहा था, लेकिन ये अनिवार्य नहीं था। अब इसमें ना एक तरह से प्री स्कूल को अनिवार्य टाइप बना दिया गया है। अब देखिए ना 3+ ही बात कर रही है गवर्नमेंट। अब जो है कक्षा 1 में एडमिशन के लिए आपको 6+ आयु चाहिए, तो उसके पहले प्री स्कूल को लिए अनिवार्य टाइप का बना दिया गया है। एक और जो किया गया है, पहले था MHRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उसका नाम चेंज करके आए, कहीं इसको खत्म करके अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बनाया गया। इसका मुख्य काम है एजुकेशन पे फोकस करना, यानी कि शिक्षा पे फोकस करना। जो सरकार का अब उद्देश्य है कि इसके लिए एक स्पेशल विशेष मंत्रालय होना चाहिए, वो है शिक्षा मंत्रालय। तो दोस्तों ये सब था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की कुछ बेसिक बातें, सॉरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बेसिक बातें। आपको अगर कुछ और लगे कि कुछ कमी रहेगी तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।